लोगों की रक्षा के लिए जरूरी है, तो ये बाद में शुरू हुआ। और आप जानते हैं कि मास्क शुरू में मिल नहीं रहा था, तो हम लोगों ने जीविका समूह को और अन्य प्रकार से कहा कि इसका मास्क का निर्माण किया जाए। अब वो ऐसी स्थिति नहीं है, अब सब जगह, अब बड़े पैमाने पर जीविका समूह को भी इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने इस मास्क का काम किया। और जो हमने देखा है अनेक जगहों पर, जो हम क्वारंटाइन सेंटर को देख रहे थे, वहां पर भी हमने देखा कि उसमें रहने वाले लोग भी मास्क का निर्माण कर रहे हैं। कई महिलाओं को हमने देखा। तो ये सब काम हो रहा है और हम लोगों ने तय भी कर दिया कि हर गांव में प्रत्येक परिवार 4 मास्क और साबुन हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो ये काम शुरू हो गया है और बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो गया और धीरे धीरे इस काम को पूरे तौर पर किया जा रहा है। कहिएगा तो हम तो पूरा फिगर बता देंगे कितने लोगों का वितरण हो गया और कितने लोगों का वितरण जारी। तो ये काम तो है, सबको मिलेगा। इसके बाद हमने यह भी कहा कि भाई ये गांव में तो हम लोगों ने कर दिया, अब शहरों में भी इस बात की जरूरत है कि वहां पर भी जो गरीब लोग हैं उन लोगों को भी ये मास्क का वितरण किया जाए। अब सब पर काम शुरू हो गया है, तो मास्क का वितरण। और अभी जो सबसे ज्यादा जागृति की जरूरत है वह है मास्क का पहनना। अगर आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप निकल रहे हैं, और आप जानते हैं अब लॉकडाउन खत्म हो गया, अब लॉकडाउन सीमित रखा गया। कहां सीमित रखा गया है? तो वैसी जगहों पर रख दिया गया है हम लोगों को लॉकडाउन, जहां पर अब जैसे क्वारंटाइन सेंटर है, आप तो जान रहे हैं। तो क्वारंटाइन सेंटर में किन को रखा गया? क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है जो बाहर से हमारे लोग आ रहे हैं उन लोगों को रखा गया, और खास करके उन जगहों से जो आए जहां पर काफी एक तरह से कहिए रेड जोन है, बड़े पैमाने पर वहां सब कुछ है, वहां से जो आए हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। जो प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर और अन्य स्तर पर जो क्वारंटाइन सेंटर का निर्माण किया गया वहां पर लोगों को रखा जा रहा है। और बाकी जगहों से जो लोग आ रहे हैं उनको सलाह दिया जा रहा है कि आप होम क्वारंटाइन में रहिए। और किस प्रकार से जो लोग भी रह रहे हैं उनकी जांच करवाई जाती है, हर तरह से उनको देखा जाता है, नजर रखा जाता है कि कहीं इनमें कोई लक्षण आया तो इसका जांच कराएंगे। वैसे कुछ जगहों पर सिंबॉलिक जांच भी करते रहते हैं। और दूसरी बात है, होम क्वारंटाइन में जो लोग हैं, जो रखे घर में हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने इंतजाम किया है कि भाई जैसे पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर 1 राउंड हम लोगों ने करवाया, अब उससे भी ज्यादा बेहतर ढंग से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि निरंतर जो होम क्वारंटाइन में उनको देखना, अगर किसी प्रकार का लक्षण कुछ मिले तो उस आधार पर उनको उनकी जांच करवाना। तो ये काम किया जा रहा ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। आप जानते हैं क्वारंटाइन सेंटर में भी बहुत लोगों की जांच होती है तो उसमें पॉजिटिव निकल आता है। तो ये तो कुछ भी हो सकता है, और कभी कभी आदमी को ये पता नहीं रहता है, कुछ भी दिखता भी नहीं है कोई लक्षण, लेकिन पॉजिटिव निकल जाता है। और बहुत लोगों को जब कुछ पॉजिटिव उसका निकलता है तो उसमें कुछ दिखाई पड़ता है कि उनको बुखार वगैरह हो गया या अन्य प्रकार की बीमारियां हुई। तो ये जो देखा गया है, अब जो लोग भी इस प्रकार के हैं उनको कहां रखा जाएगा? यानी जिनका निकल गया पॉजिटिव, उनके लिए हम लोग बना रहे हैं, हम लोग कंटेनमेंट जोन नहीं, आइसोलेशन सेंटर। कंटेनमेंट जोन तो अलग है, आइसोलेशन सेंटर ये बनाया गया है बड़े पैमाने पर कि भाई जो हम लोगों का क्वारंटाइन सेंटर है वो तो एक अवधि के बाद खत्म हो जाएगा, 15 जून के बाद। तो इसलिए कि अब जितने लोगों को बाहर से आना था लगभग आ चुके हैं, कुछ ही लोग अब बचे। अब आपको मालूम है कि जब लोग आना चाहते थे और कितनी कठिनाई में बिहार के बाहर थे, लोगों का फोन आता था और हम लोगों ने 3 जगह उनकी बात सुनना शुरू किया था। या तो वो हमारे कार्यालय में फोन करते थे, या फिर जो रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली में वहां फोन करते थे, और फिर आपदा प्रबंधन विभाग में एक सेंटर बनाया हुआ था वहां लोग फोन करते थे। बड़े पैमाने पर लोगों का फोन आता था। और एक बार हमने कहा, एक टीम बनाई और हमने कहा जिन लोगों का फोन आया है बात करिए और उससे जानिए कि क्या होता है। जब उनसे बात करके जो बात की जानकारी हम लोगों को मिली कि लोग परेशान हैं, काम करने के लिए बाहर गए थे और जिसके लिए काम करने के लिए गए वो आदमी ध्यान नहीं दे रहा है और बहुत कष्ट में है। इस बात की जानकारी हम लोगों को शुरू में ही, मार्च के शुरुआत में ही, ये इन सब चीजों की मार्च के अंत में जो लागू किया गया था लॉकडाउन,
तो उसी समय से ये बात हुई। जब लोगों का फोन आना शुरू हुआ तब हम लोगों ने यह तय किया कि भाई जो लॉकडाउन लागू कर दिया गया है पूरे देश में, तो उसमें तो भारत सरकार का एक जो दिशा निर्देश जारी हुआ है उसके अंतर्गत तो कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में जा नहीं सकता। हालांकि कई लोग कई प्रकार से आ जाते थे, वो एक अलग बात, लेकिन पूरे बड़े पैमाने पर तो लोगों का आना संभव नहीं था। तो फिर जब इस बात को देखते हुए जो आगे हम लोगों ने इसके लिए अनुरोध भी किया, आप सबको मालूम है, लेकिन उस बीच में जब अनुरोध किया तो इसके बारे में 27 तारीख को अप्रैल महीने में जब मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री जी के स्तर पर सारे मुख्यमंत्रियों की, तो उसमें भी हमने इस बात को रखा था कि भाई जब ऐसी स्थिति है, लोगों को आना है तो आने का व्यवस्था होना चाहिए। तो एक निर्णय हो गया और फिर बाद में हुआ कि बस वगैरह से आएंगे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि भाई ट्रेन से आएंगे तो ज्यादा सुविधा होगी। और हम इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने ट्रेन की व्यवस्था शुरू कराई और ट्रेन से बड़ी संख्या में लोग आए और ज्यादा बेहतर ढंग से आए। भाई इक्का दुक्का घटना तो घट सकती है, उसको तो उसमें कहीं इक्का दुक्का कोई गलत नहीं करेगा, हो जाता है। लेकिन जब आना शुरू हुआ तो आप जान लीजिए कि ट्रेन से आना शुरू हुआ तो लोगों को कितनी सहूलियत हुई, लोग आने लगे। लेकिन जो हम बात कहना चाहते हैं, जो लोगों का फोन आ रहा था, तो फोन को सुनने के बाद और जो पूरी चीजों की जानकारी मिली, तो वहां के सरकार को भी हम लोग अनुरोध किया कि भाई आपके यहाँ है, इन लोगों का पर ध्यान रखिए। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों लोग बाहर फंसे हुए उनको हम कुछ मदद करेंगे। और हम लोगों ने तय किया मुख्यमंत्री राहत कोष से, सीएम रिलीफ फंड से, जो हमने ये तय कर दिया कि उन लोगों को 1-1 हजार रुपया की मदद करें। और आपको मालूम है कितना एप्लीकेशन आया, 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को मदद दी जा चुकी। और अब कुछ लोग आ गए पटना, उनका मान लीजिए यहाँ पर अकाउंट नहीं था, अब हमने यह भी दिशा निर्देश दिया है कि अब यहाँ आ गए हैं, उनको वो पैसा भी जरूर दे दीजिए। तो खैर ये सब तो एक अलग बात है, हम लोगों ने उन लोगों के बारे में सोचा और बाद में अनुरोध किया तो बड़ी संख्या में आने लगे। यानी 1 या 2 मई से जो आना शुरू हुआ है रेल का, अब लगभग पूरा है, अब आज भी कुछ आ रहा है, 1 आध दिन और आएगा। तो अब जितने लोग आएंगे, तो हम लोगों ने तय किया, पहले बताया कि जो खराब स्थिति में जहां थे, जिसको कहा जाता है रेड जोन, वहां से लोग आ रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में ये कोरोना वायरस के पीड़ित लोग थे, तो उन लोगों को हम लोगों ने यही क्वारंटाइन सेंटर में रखने का निर्णय लिया। अब क्वारंटाइन सेंटर में रह करके 14 दिन पूरा होने के बाद कई लाख लोग चले गए। आज भी 5 लाख से भी ज्यादा लोग अभी क्वारंटाइन सेंटर में हैं और जो लोगों को भी आकर के रखना उसको रखा जाएगा। लेकिन अब इसकी जरूरत इस महीने के 15 तारीख के बाद नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोगों ने क्या तय किया, हम लोगों ने तय किया है कि भाई लोग आ जाएंगे, इसके बाद भी कुछ दिन के बाद पता चला कि इनको कुछ पॉजिटिव निकल गया कोरोना वायरस का, तो वैसी स्थिति में उनको रखना पड़ेगा आइसोलेशन सेंटर में। तो आइसोलेशन सेंटर का भी काफी विस्तार किया गया है। और हमने ये तय किया कि भाई जो हम लोग स्कूल वगैरह में, कॉलेज में और कई जगहों पर जो ये बनाए हुए हैं क्वारंटाइन सेंटर, अब स्कूल वगैरह में नहीं, क्योंकि एक स्टेज के बाद तो हमको स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई शुरू करनी है, तो वैसी स्थिति में वहां नहीं, उससे अलग, चाहे कुछ जगहों को किराए पर लेकर के, होटल वगैरह को किराए पर लेकर के, या ऐसे संस्थान जिसका निर्माण किया गया है बिल्डिंग्स का सरकार की तरफ से, उसका अभी तत्काल उपयोग करना कोई जरूरी नहीं है, कुछ दिन के बाद उपयोग करेंगे तो नए बिल्डिंग्स में। तो कुल मिलाकर के ये सब काम किया जा रहा है ताकि लोगों को आइसोलेशन सेंटर बना करके वैसी जगहों पर रख दिया जाए। तो ये भी हम लोगों ने तय कर दिया है और आप जानते हैं कि उसमें लोग रहेंगे। और आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि कितने जगह पर कि ये जो हम लोगों ने आइसोलेशन सेंटर जो संचालित किया है, अभी उसमें 13,796 बेड की व्यवस्था है। और इस आइसोलेशन बेड को, यानी सब जो खत्म हो जाएगा क्वारंटाइन सेंटर वगैरह, और लोगों को अगर ये बीमारी निकल गई, पॉजिटिव निकल गया, तो वैसी स्थिति में उनको जो आइसोलेशन सेंटर में रखना पड़ेगा, तो हम लोगों ने तय कर दिया है कि इसके लिए 40,000 बेड का इस्तेमाल,
और उसके लिए पूरा का पूरा काम होना शुरू हो गया है। और दूसरी चीज है कि दो तरह की बात है, अगर किसी का पॉजिटिव निकलता तो उनको हम लोग रखेंगे इसमें आइसोलेशन सेंटर में, यानी जिस पर कोई बाहर का लक्षण नहीं दिखता है, यानी उनको न बुखार है, न खांसी है, न अन्य प्रकार की बीमारी, तो वैसे लोगों को रखते हैं आइसोलेशन सेंटर में, घर पर नहीं आइसोलेशन सेंटर में। और अगर उनमें किसी प्रकार का बुखार है, कुछ भी है, तो उसको वहां से लेकर के लिया जाता है और अनुमंडल स्तर पर, सब डिवीजन के स्तर पर बना हुआ है कोविड हेल्थ सेंटर, और इसमें 3811 बेड की व्यवस्था की गई, वहां उनको ले जाया जाएगा। और अगर वो ज्यादा उनकी तबीयत खराब है, बहुत खराब है, तो उनको, आप जानते हैं कोविड केयर हॉस्पिटल 3 हॉस्पिटल है, एक है पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, दूसरा जवाहरलाल नेहरू कॉलेज एंड हॉस्पिटल भागलपुर, और तीसरा अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गया। ये 3 जगह है जहां पर सबसे गंभीर अगर हो जाएगा लोगों को तो वहां ले जाया जाएगा। यानी अगर किसी का पॉजिटिव निकला तो आइसोलेशन सेंटर में, अगर उनमें कुछ लग गया कि बुखार वगैरह है, तब उनको ले जा करके प्रखंड अनुमंडल स्तर के कोविड हेल्थ सेंटर में, और ज्यादा बीमारी होगी तो ये 3 अस्पताल में। और जान लीजिए कि तीनों हॉस्पिटल में मरीजों के लिए कुल 2344 बेड की व्यवस्था की गई। ये सारा इंतजाम किया गया और हर तरह से हम लोग सचेत थे और एक एक चीज की समीक्षा कर रहे हैं। बाहर से आने वाले लोगों के जांच में पॉजिटिव निकल रहा है तो इसकी संख्या जो भी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए आपको आइसोलेशन सेंटर का जिक्र हमने किया, अब उसकी संख्या बढ़ा करके 40,000 करना है। तो एक एक काम पर पूरा का पूरा राज्य सरकार का जो विभिन्न विभाग है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, उनको बहुत चीज देखना है। ये सारे लोग और अन्य विभाग के लोग भी सब तरह से काम कर रहे हैं। और एक बात और जान लीजिए कि अब ये लोग तो आ गए, अब हम लोगों ने क्या सोचा कि भाई जितने लोग आ गए हैं तो इन लोगों के लिए तो हम लोग को करना है। और एक बात हम बताना चाहते हैं, जरा बिहार में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, ये जो हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, आपको हम बताएं कि एक क्वारंटाइन सेंटर में, किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में कई लाख की संख्या में लोग रहे और किया गया है। और आप जान लीजिए कि वहां पर लोगों पर एक व्यक्ति पर जो क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रखे जाते हैं, 5300 रुपया, 5300 रुपया का व्यय हो रहा है। और कौन कौन काम कर रहे हैं हम लोग, एक एक तरह से उन लोगों को हर प्रकार की सुविधा उनको हम लोग देते हैं, कोई दिक्कत उन लोगों को नहीं हो, इस तरह का हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावे जब ये आ गया तो हम लोगों ने क्या नहीं किया है, किस किस प्रकार से काम किया है। हम लोगों ने तय कर दिया कि जितने हमारे राशन कार्ड धारी हैं और राशन कार्ड हेतु चिन्हित परिवार हैं, इन सब लोगों को 1000 रुपया देंगे। अब तक 1,62,00,000 लोगों को, जिसमें 1,41,00,000 राशन कार्ड धारी हैं और 21 लाख जिनको चिन्हित किया गया है कि जिनको राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों को 1000 रुपया दिया जा चुका है। और बाकी लोगों को भी इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। हम लोग देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति बचे नहीं, सबका राशन कार्ड बन जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग तेजी से। और जान लीजिए कि राशन कार्ड धारी और राशन कार्ड हेतु चिन्हित परिवारों को जो हम दे रहे हैं, और उसके अलावे जिनको नया चिन्हित किया गया है कि इनको राशन कार्ड बनना चाहिए, उस सबको मिला करके अभी ही 1000 रुपया प्रति व्यक्ति को देने में 1,62,00,000 लोगों को तो खर्च किया जा चुका है राज्य सरकार की तरफ से 1,620 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। अब जितने पेंशन है, 85 लाख पेंशन धारियों को 3 महीने का पेंशन अतिरिक्त दे करके 1,017 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। शिक्षा विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति, साइकिल योजना, पोशाक योजना इत्यादि योजनाओं के अंतर्गत कुल मिलाकर के 3,261 करोड़ रुपए की राशि खातों में दी गई है। आपदा राहत केंद्र चलाया गया, 200 से अधिक आपदा राहत केंद्रों का संचालन किया गया, जिसमें 74,74,000 लोग प्रतिदिन लाभान्वित हुए। और
आप जानते हैं बिहार में हम लोगों ने कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया, जिसमें सब लोगों की तनख्वाह जो होती है, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधानसभा के सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों, उनके तनख्वाह में कटौती की गई। इसके अलावा जो हम लोग करते हैं, सहायता करते हैं, एमएलए और एमएलसी के रिकमेंडेशन पर जो योजना चलती है, जिसमें उन लोगों को जो पैसा दिया जाता है 1 साल में 3 करोड़ रुपए का, तो उसी में से 50 लाख रुपया कम किया गया और उसके आधार पर बना दिया गया कोरोना उन्मूलन कोष। उसमें 180 करोड़ रुपया रख दिया गया ताकि स्वास्थ्य विभाग को चाहे जिस प्रकार से भी दवा की जरूरत पड़े, उसके लिए कोई इक्विपमेंट का है उनको लाना है, उसके लिए जो भी जरूरत पड़े, या अन्य प्रकार से ये जितने सफरर लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए वह भी हम लोग इंतजाम करके रख दिए। जो बजट और सरकार के द्वारा किया जाता है उसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि उनको अचानक कहीं जरूरत पड़े तो ये सब काम करेंगे। तो एक एक तरह से हर प्रकार से आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर कितने तरह से लोगों को हम लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और सबका आपको हमने संक्षेप में जिक्र कर दिया है कितनी राशि खर्च की जा रही है। और यही नहीं, हम लोगों को चिंता है किसी का नहीं, इसके अलावा जो आपदा पीड़ित होते हैं आप सब जानते हैं, हम लोगों ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए शुरू से काम किया है। याद करिए आप 2007 में क्या हुआ था जब 22 जिला प्रभावित हुआ था। 2008 में बताइए कोसी की त्रासदी आई, इसके बाद कितनी बार बाढ़, कितनी बार सूखा, सब कुछ आता गया। 2019 में क्या प्रभाव पड़ा, और उसके बाद जो आपदा पीड़ित लोग थे और हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की, ये सब उसके लिए लोगों को हम लोगों ने कोशिश किया। लेकिन जो आपदा पीड़ित लोगों की हम लोग मदद करते हैं और यह भी, इसको भी आपदा माना गया है, तो हम लोगों का तो शुरू से ये मान्यता है कि जो भी आपदा प्रभावित है सरकार के खजाने पर पहला अधिकार उनका। अब जानते हैं कि ये सब कुछ को बंदी करने के कारण, लॉकडाउन करने के कारण व्यापार वगैरह में कमी आई, तो आमदनी में कमी आ गई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा काम किया गया है, आप जान लीजिए, लोगों को हम बता देना चाहते हैं आपको कि इस पूरे सिलसिले में जब से ये हम लोगों ने डिक्लेयर किया और केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया लॉकडाउन, तो उस पूरे पीरियड में आप जान लीजिए हम लोगों ने लोगों को के बीच में जो खर्च किया है 8,538 करोड़ 52 लाख रुपए का व्यय किया। और आप जानते हैं जो बाहर से जो लोग आए हैं, तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको आने में जो खर्च, उसके ऊपर 500 रुपया और न्यूनतम 1,000 रुपया देने का फैसला। तो एक एक तरह से हम लोगों ने एक एक काम किया कि किस तरह से लोगों को कितनी दिक्कतें होती है और कैसे हम लोग लोगों को सहायता देना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से आप जान लीजिए इस बार क्या हुआ, फरवरी में पानी पड़ा, फिर मार्च महीने में 3 बार पानी पड़ा 3-3 दिन, फिर अप्रैल महीने में। तो इस सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने सरकार की तरफ से तीनों मिला करके, पहला में हम लोगों ने 60 करोड़ दिया, दूसरे में 518 करोड़ रुपया दिया, यानी अप्रैल इसके मार्च वाले में जो पीड़ित हुआ इलाका, और तीसरा जो अप्रैल में पीड़ित हुआ उसको लगभग 152 करोड़ रुपया। यानी आप समझ दीजिए कि मंत्रिमंडल के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा जो किसान प्रभावित हुए हैं आपदा से, उनके लिए 730 करोड़ रुपए का अलग से और इंतजाम किया गया, और लोगों के बीच में वितरण हो रहा है। करीब करीब 12,35,000 किसानों को दिया जा चुका है, 417 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। ये पूरी चीजें प्रक्रियाधीन है। तो हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि एक एक चीज पर हम लोग ध्यान देते हैं, और आप चिंता मत करिएगा, हम लोगों का दायित्व है लोगों की सेवा करना। तो जो भी सरकार की तरफ से जो जरूरी कदम उठाना है हम सब वो लोग करते रहेंगे। लेकिन अब आपसे आज जो बातचीत हो रही है, इसका मुख्य मकसद है कि आपने अब तक लोगों में बड़ी जागृति लाई, लोगों में भी बड़ी जागृति आई। अब लॉकडाउन खत्म है, अब तो सिर्फ उसी इलाके में लॉकडाउन 1 महीना लागू होगा जिस इलाके में मान लीजिए कि वहां निकल जाता है पॉजिटिव एरिया, उसको उसमें उसी के लिए करेंगे। यानी जो उसको कहा जाएगा कंटेनमेंट जोन,
यानी जिस इलाके में अगर अब कोई निकल आया, इस तरह की बीमारी आ गई, तो उस इलाके को बचाने के लिए और ज्यादा लोग इसके दुष्प्रभावित नहीं हो, तो उस वहां पर एक कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। यानी चारों तरफ से उनको घेर दिया जाएगा और वहां पर आने जाने में प्रतिबंध, जो जरूरी काम है, खाने का सब सामान उनको मिलना चाहिए और अन्य जो आवश्यक काम है चिकित्सा वगैरह का, वो होना चाहिए। और बाकी जैसे लॉकडाउन के समय में अन्य जगहों पर घर के बाहर नहीं निकलिए, तो सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ये बात लागू होगा। तो उसके लिए भी हम लोगों का इंतजाम है। तो कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके बाकी सब जगह, अब आप देख रहे हैं एक्टिविटी कितनी है। हम लोग बार बार कह रहे हैं लोगों को कि भाई भीड़ मत लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे के बीच में दूरी रखिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज की दूरी रखो, तो 2 गज की दूरी रखने का इस पर ध्यान देना चाहिए। अब आजकल जब बंद हुआ है तो देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में लोग बहुत एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। भाई इस पर ध्यान देना है, लोगों को सिखाना पड़ेगा। तुरंत लोग नहीं समझता है, लेकिन लोगों को समझाना पड़ेगा कि थोड़ी दूरी बना करके चलिए, थोड़ा दूरी बना करके रखिए। अकेले हैं तो कोई बात नहीं, बाकी कोई काम के लिए निकलते हैं तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, और उसके लिए तो हम लोग सब इंतजाम कर रहे हैं। तो एक प्रचार तो आप लोगों को समझाने के लिए कहना है कि भाई हर हालत में लोगों को प्रेरित करिए कि भाई ये मास्क जरूर लगाइए, और सैनिटेशन का सब कुछ का, ये सब जो कहा जाता है एक एक चीज का, तो हर जगह साफ सफाई का ध्यान देना, और दूसरी तरफ लोगों को ये प्रेरित करना। अब देख रहे हैं हम लोग कैसे रखे हुए हैं। अब जैसे ही कुछ होगा, अभी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे करेंगे तो तुरंत ये देखिए, तो इससे भी होगा। और दूसरा जो मास्क पहनने का कई तरीका है, अभी बता रहे थे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, तो मास्क का प्रयोग करना जरूर चाहिए। ये लोगों को प्रेरित करिए, हम इन लोगों को कहेंगे। और जो आपको बता दिया कि हर तरह से हम लोगों की ये कोशिश हो रही है कि हम लोग पूरे तौर पर लोगों की रक्षा करें। अब देखिए ये चीज तो आप देख रहे हैं, जो सबसे विकसित देश है दुनिया का, सबसे अमीर देश है अमेरिका, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। शुरू कहां से हुआ? चीन से। अब कई प्रकार से लोगों ने किया। अभी ठीक बता रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, आप लोगों को बता रहे थे। एक बार जान लीजिए, दूसरे देशों में जो पश्चिमी देश है वहां पर ये नहीं प्रचलित था, लेकिन जो पूर्वी देश है जापान वगैरह, उसमें मास्क पहनने की प्रक्रिया पहले से, आमतौर पर जो कोई निकलते हैं बीमार, और वहां पर सबसे कम असर पड़ा। तो अब मिला जुला करके जो इसके विशेषज्ञ हैं वो ये सलाह दे रहे हैं मास्क के बारे में। तो हम लोगों को प्रेरित करना है मास्क के लिए। और दूसरी बात है कि हर तरह से ध्यान देना है। अगर थोड़ा भी किसी की तबीयत खराब है तो उन सब लोगों पर नजर रखनी है। तो जितने जनप्रतिनिधिगण है, अगर देखे रहेंगे, हमारे यहाँ तो वैसे हम देख रहे हैं कि लोगों को काफी जागृति रही है, लेकिन जागृति तो है, लेकिन लोगों को जो अभी हम देख रहे हैं 2-3 दिन से जितनी भीड़ हो रही है, और 50-60% लोगों का ही मुझे कल आंकड़ा मिला है कि लोग मास्क पहने हुए। तो वो करना चाहिए और इससे बचने के लिए जरूरी है। और एक बात हम बता देते हैं, अभी हम लोगों के बिहार की स्थिति बेहतर है। अब एक जो पूरे विश्व में ये महामारी बन चुका है, अब तक विश्व के 215 देशों के 64,52,400 लोग संक्रमित हो चुके हैं, और 3,82,480 लोगों की मृत्यु हो चुकी है पूरे दुनिया में। अब भारत में, अपने देश में अब तक 2,07,615 लोग प्रभावित हुए हैं, और अब तक इसमें से 5,815 लोगों की मृत्यु हुई है। और बिहार में अब तक कुल 81,413 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, और अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर के हो गई है 4,096। अभी जो देश में जैसी स्थिति उससे भी कम है, लेकिन बढ़ रहा है ना, ध्यान रखना, 4,096। और इसमें से अब तक 1,803 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, और अब तक कुल
पासुबा को लेकर के 25 लोगों की मृत्यु हुई है और अभी वर्तमान में लगभग 2269 लोग एक्टिव हैं अभी। तो आप समझ लीजिए कि 3 मई के बाद जब बाहर से लोगों का आना शुरू हुआ है, तब उसके बाद बिहार में लौटने वाले लगभग 3000 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तब तो बड़ी संख्या में आए हैं। सबका तो आप इलाज कर नहीं सकिएगा, लेकिन नजर तो रखिएगा। आप जानते हैं शुरू में नहीं पता चलता है और कभी कभी जो क्वारंटाइन सेंटर में रहते हैं बाद में कुछ लक्षण दिखता है तो देखा जाता है कि वो पॉजिटिव निकले या अन्य जगहों पर। इसलिए हम लोगों को पूरे तौर पर नजर रखनी है। घर में भी रहेंगे तो हम लोगों ने कहा है कि उसके बारे में नियम बना दिया गया है और आप लोगों को भी। और हम तो ये भी कहेंगे कि भाई ग्रामीण चिकित्सक लोग भी हैं, उनका भी हम लोगों ने मदद किया था, ट्रेनिंग पहले कराया था। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि भाई नजर रखिए। गांव के लोग इलाज कराने के लिए आप ही के यहाँ चले जाते हैं, तो जो ग्रामीण चिकित्सक लोग हैं उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। वो जैसे ही देखते हैं अगर उनको कोई लक्षण दिखे तो तुरंत उनका जांच के लिए आप कहिए कि जांच करा लीजिए। तो हर किसी को, और जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अब हमारे बिहार के जनप्रतिनिधियों में कोई कमी नहीं है। हम जानते हैं आप लोगों में बहुत क्षमता है, हमको पूरा विश्वास है आप पर। आखिरकार बिहार में अगर हमने इन चीजों का सामना किया है तो इसमें आप सब लोगों की बहुत अच्छी भूमिका है। आपने भी इसके लिए जो काम किया उसी के चलते बिहार कम से कम प्रभावित रहा है। लेकिन आगे भी हम प्रभावित न हो, इसके लिए आवश्यक है आपको जागरूक रहना, आपको सजग रहना और लोगों को बताना है भाई डरो मत। ये तो आ गया है दुनिया भर में, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सचेत रहना है, सजग रहना है। और सचेत और सजग रहने में क्या है भाई कि अगर किसी प्रकार की भी उसको लक्षण मिलता है तो उसकी जांच करा लेना चाहिए। अन्य प्रकार की एक बात का ध्यान रखिए, हम लोगों को रखना है, वो ये है कि ये जो होता है ये संक्रमण, तो आप देखिएगा कि इसमें देखा जाता है कि बहुत लोगों का होता है, पॉजिटिव निकल आता है, कुछ पता नहीं चलता। जिनको बताया गया आपको कि हम लोगों ने आइसोलेशन सेंटर में उनको रखा और उनको कुछ नहीं पता चलता और अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो देखा ये जा रहा है कि अगर कोई स्वस्थ है तो उसको अगर हुआ भी तो जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाता है। लेकिन उसके चलते अगर कोई अस्वस्थ लोग सामने आ गया, उम्र वाले लोग आ गए, 65 साल से अधिक उम्र वाले, या मान लीजिए कि गर्भवती महिला है, या 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, या अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, ये 4 इसका ध्यान रखना है। यानी 65 साल से अधिक उम्र वाले, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो, और जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चियां हैं और किसी अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, इन पर खतरा ज्यादा है। इसलिए इनको हम लोगों को रखना है सुरक्षित और ये लोगों को बताना है। तो ये जो अवेयरनेस, जागृति है जिसके चलते आज की मीटिंग है वो यही है कि आप इन बातों को समझ करके लोगों को जरूर जागरूक करते रहिएगा। नहीं तो बहुत लोगों को लगता है एक स्टेज के बाद लगेगा हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक ठाक रहिएगा और हम लोगों की प्रार्थना है कि सब स्वस्थ रहें। लेकिन कुछ लोगों का अस्वस्थ होना, कुछ लोगों का गुजर जाना, ये तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जागृति रहेगी तो अकारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए आज की ये बैठक है, मुझे बड़ी खुशी हुई और आप लोगों को से हम यही निवेदन करेंगे कि इसी प्रकार से लोगों के बीच में जागृति रखिएगा और जो 2-3 बातों की चर्चा हम लोगों ने की उस बात पर ध्यान रखिएगा। और कहीं जरा सा भी जिसके चेहरे से आपको लगे कि इसमें अस्वस्थता है तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और हम लोग, आप जान लीजिए, अब जांच का ही नहीं, इसके प्रतिदिन की व्यवस्था बहुत ज्यादा हम लोगों ने करवा दी है और हम लोगों का लक्ष्य है प्रतिदिन जांच का 10,000 लोगों का, ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। और जब जांच हो जाएगी तो उस पर सारी कार्रवाई आगे की हो सकती है। और अन्य प्रकार से भी अस्वस्थ लोग
अब लॉकडाउन खत्म हुआ और अस्पताल वगैरह की शुरुआत की जा रही है। तो एक जागृति यह भी है कि जिनको किसी अन्य प्रकार की बीमारी है तो उनको भी इलाज वगैरह जरूर करवाइए। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनसे हम विशेष आग्रह आज कर रहे हैं कि भाई आपके यहाँ तो गांव का लोग चला जाता है, आपको डिग्री नहीं है लेकिन लोग आप पर भरोसा करता है, आपके यहाँ चला जाता है। और बीच में हम लोगों ने, राज्य सरकार ने काम किया, ट्रेनिंग भी आप लोगों की दी है। तो हम दोबारा इस बात को कहना चाहते हैं, ये आपका फर्ज बनता है, ये आपका दायित्व है और सच पूछिए तो यह आपका धर्म है कि अगर लोग आपके पास आ रहे हैं, किसी अन्य प्रकार का लक्षण दिखता है तो उनको अन्य प्रकार का जांच भी करवाइए। और इस तरह से सब लोग सजग रहेंगे, सारे जनप्रतिनिधि, सभी सक्रिय लोग अगर सक्रिय रहेंगे तो मेरे हिसाब से ये खतरा बढ़ेगा ज्यादा नहीं और धीरे धीरे इस खतरे से हमें मुक्ति मिलेगी।